लॉकडाउन और आज दिन भर सबसे ज्यादा केसेस जो मुल्क के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं वो ताजा तरीन तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। शाम देर गए एक और नया डेटा, नए आंकड़े सामने आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर की सूरत हाल क्या कुछ है, कल इंतजामिया की जानिब से कई अजला के अंदर नरमी बरती जाएगी या नहीं, इन सब पर हम कोशिश करेंगे कि इंतजामिया के अफसरान भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो पाएं और आपको बराह रास्त श्रीनगर स्टूडियो भी लिए चलेंगे, जहां से सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मजीद तफसीलात और दिन भर की जो ताजा तरीन सूरत हाल रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात हम एनआईए के हवाले से भी करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, एनआईए की जो कार्रवाई हुई है वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कोविड-19 के बीच क्यों डॉक्टरों ने आज ये कहा कि जो इस वक्त कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग हो रही है उसके भी कोई सही नतीजे या सही माने नहीं है। यानी इस वक्त अगर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में जो कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग हो रही है वो इस वक्त सही नहीं है, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बड़ी खबर, एनआईए ने आज 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज चार्जशीट दाखिल की है। सभी लोगों पर मिल्टन 2 की मदद का इल्जाम है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से यह कार्रवाई हुई है और जनवरी 31 को बन टोल प्लाजा नगरोटा जम्मू के अंदर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यह टोल प्लाजा है नगरोटा के करीब, जहां पर एनकाउंटर हुआ था, झड़प हुई थी और इस झड़प में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। इस बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास हुए मिलिटेंट हमले और मिल्टन 2 की मुआवनत करने वाले 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 31 जनवरी को इसी साल यानी पहला महीना जब खत्म हुआ था तो पहला एनकाउंटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उस वक्त देखा गया था जब मिलिटेंट एक ट्रक में सवार होकर वादी की तरफ रवाना हुए थे। इसी बीच टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा नगरोटा के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब नाके के दौरान यहां पर गाड़ी में चेकिंग करने की कोशिश की और वहां से फायर किया गया मिल्टन 2 की तरफ से, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी जख्मी हुआ था। बड़ी खबर, एनआईए ने 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन सभी 6 लोगों पर मिल्टन 2 की मुआवनत का इल्जाम है और यहां पर एनकाउंटर में 3 जो गैर मुल्की मिलिटेंट थे, फॉरेनर्स मारे गए थे, जिनमें ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर इस पूरी घटना के दौरान फरार होने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद एनआईए ने पूरा मामला जब संभाला, कार्रवाई हुई और आज बात चार्जशीट दाखिल होने तक पहुंची। 6 माह के बाद, 6 महीने के बाद एनआईए ने 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है जिन पर मिल्टन 2 की मदद का आरोप लगा है। और यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि इस झड़प के दौरान एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार भी जख्मी हुआ था। इस बीच मजीद तफसीलात के लिए जम्मू चलते हैं, जहां पर हमारे सीनियर साथी सौरभ चौधरी हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या कुछ मजीद डिटेल्स इसमें इमर्ज हो पाई हैं एनआईए की तरफ से? जो कार्रवाई, जो अब तहकीकात या पूरे मामले में अब जो जांच हो रही है आगे बढ़ाई गई है और खबर ये आ रही है कि 6 लोगों के खिलाफ अब चार्जशीट भी दाखिल की गई है। पूरी खबर जानना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें, 31 जनवरी 2020 का ये पूरा वाकया है जब ये पूरी घटना घटी। और यहाँ पर ये भी जानना बेहद जरूरी है, 370 हटने के बाद ये पहला वाकया था, जिसके बाद जब ये सामने निकल कर आया कि इसमें सूचना के आधार पर यहाँ पर उस गाड़ी को रोका गया, उस गाड़ी के अंदर आतंकी मौजूद थे। बन टोल प्लाजा का पूरा इलाका है जहाँ पर ये पूरी घटना घटी। ड्राइवर और उसके साथ जो 2 साथी थे उस गाड़ी से मौके से भागने में कामयाब रहे, पर यहाँ पे लगभग 5 बजे का सुबह का ये वक्त था जब ये पूरा वाकया घटा और सर्दियों का उस वक्त का वक्त था, इसलिए वो अंधेरे का फायदा उठा के वहां से निकल गए। पर जो आतंकी थे वो बन के जो जंगल थे नगरोटा के पास के, वहां पे उन्होंने वहां का रुख किया और जल्द ही वहां पर पुलिस बल और सेना ने ऑपरेशन चलाया। एक आतंकी को तो उसी वक्त मार गिराया गया, जो बाकी 2 आतंकी थे शाम तक उनको भी मार गिराया गया। ये वाकया 2016 में वाकया हुआ था आतंकी हमले का। उसके बाद ये 370 जब हटी उसके बाद ये 2020 में वाकया हुआ। एक लंबा अरसा था, आतंकियों के मंसूबे जो थे उनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया भारतीय सेना द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा। हीरानगर से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी और जब यहाँ पर एनआईए ने जो चार्जशीट यहाँ पर फाइल किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो मॉड्यूल है उसको एक्सपोज किया। सबसे महत्वपूर्ण ये है जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद जांच पूरी प्रक्रिया घटी। यहाँ पर मैं तारीख बता दूं आपको, जब ये केस लिया गया था 10/2/2020 को एनआईए ने ये केस लिया। उसके बाद इस पे जांच हुई, पूरी कार्रवाई हुई, कश्मीर घाटी तक यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो भी
मौजूदगी थी, वहां पर लोगों से पूछताछ की गई, जम्मू में भी पूछताछ की गई। उसके बाद जो सारा मॉड्यूल सामने निकल के आया कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक मॉड्यूल था जो काम कर रहा था। उसके पहले आपको बता दें 2019 में भी यहाँ पर आतंकियों को ट्रांसपोर्ट किया गया था, जिन्होंने लगभग सांबा। चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है और एनआईए ने 6 लोगों के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। सभी लोगों पर मिल्टन टू की मदद का इल्जाम है। जैसा कि सौरभ अभी बता रहे थे कि जनवरी 31 को बन टोल प्लाजा नगरोटा पर एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जख्मी हुआ था। मिल्टन टू की तरफ से फायरिंग की गई थी और जवाबी कार्रवाई में जब पास के जंगल वाले इलाके में मिलिटेंट यहां भागने की कोशिश की थी और 3 मिलिटेंटों को इस दौरान हलाक किया गया था, जो तीनों गैर मुल्की बताए गए थे। और एनआईए ने अब इस पूरे मामले में इन मिलिटेंटों को यहां तक पहुंचाने में गाड़ी में सवार होकर नगरोटा तक जिन लोगों ने पहुंचाया, ड्राइवर, कंडक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करते हुए अब अदालत तक जब मामला पहुंचाया, एनआईए ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे, बात मियां अब्दुल कयूम की। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 6 अगस्त के दिन मियां अब्दुल कयूम को रिहा करने की खबर सामने आ रही है। और मियां अब्दुल कयूम, जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद हुआ है, और इस बीच आपको ये बताते चलें कि मियां अब्दुल कयूम पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मुद्दत 6 अगस्त को खत्म हो रही है। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर जो उनकी तरफ से अर्जी दायर की गई थी, उस पर समाअत हुई और बार एसोसिएशन कश्मीर के सदर हैं मियां अब्दुल कयूम, जिनके तरफ से एक अर्जी दायर की गई थी अदालत उज़्मा में, जिस पर आज एक बार फिर समाअत हुई, बहस हुई। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में कयूम की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत होने के बाद पीएसए में तोसी नहीं की जाएगी, ये जानकारी आज अदालत के अंदर सरकार की तरफ से दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज अदालत के सामने सरकार की तरफ से जवाब दिया कि मियां अब्दुल कयूम पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा था 6 अगस्त की, उसकी 6 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, उसमें तोसी नहीं की जाएगी। एक बड़ी जानकारी ये दी गई है। और दूसरी बड़ी बात यह कि उनके 6 अगस्त को पीएसए जो खत्म हो रहा है उसमें किसी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी और इस तरीके से 6 तारीख को उनको रिहा किया जाएगा। लगातार ये पिछले 4 हफ्तों के दौरान तीसरी मर्तबा अदालत उज़्मा में जब ये मामला पहुंचा, दोबारा बातचीत हुई और इस पूरे मामले पर अब बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल कयूम को जहां पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और अगले माह 6 तारीख को पीएसए की मुद्दत खत्म हो रही है, वहीं आज अदालत उज़्मा में मियां कयूम की रिहाई के मुतालिक दायर अर्जी पर समाअत हुई, जिस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्रवाई के दौरान अदालत को बताया कि कयूम पर आयद जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा था, जिसके 6 महीने 6 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 5 अगस्त के बाद से लगातार जिस तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, नजरबंद रखा गया और उन सब लोगों में से एक मियां अब्दुल कयूम भी थे। और इसमें अब जो पीएसए उन पर लगा था उसमें तोसी नहीं की जाएगी। 3 जजों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां कयूम की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी उस पर समाअत की और इस दौरान मरकजी हुकूमत ने आज जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल कयूम को 6 अगस्त को दिन रिहा करने की जानकारी दी और उन पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में तोसी नहीं की जाएगी। 2 बड़ी खबरें आज की जिनसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की बात चली है तो अब बात जरा उमर अब्दुल्ला के हवाले से भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी सरगर्मियां शुरू करने से कबल लगातार बयानबाजी, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे पर सवाल और लगातार जो एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिशें हैं, उन सब में एक दूसरे पर बयानों के बीच, सवालात के बीच आज उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से दरअसल एक आर्टिकल लिखा गया, क्या कुछ इसमें खास रहा उस पर रिएक्शंस भी आपको बताएंगे। लेकिन इस तमाम खबर पर पूरी जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए हम आपको बराह रास्त श्रीनगर स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनम। सीधा मैं आपके पास आता हूं, उमर अब्दुल्ला से शुरुआत कीजिएगा। क्या कुछ इस खबर के बाद आज दिन भर वादी कश्मीर से दिल्ली तक रिएक्शन सामने आए हैं सनम? आसिफ और श्रीनगर स्टूडियो से दिन भर की सारी सूरत में सबसे पहले जिस तरह आपने बताया कि जहां मियां कयूम की रिहाई के हवाले से खबर है, वहीं सियासत में बड़ी हलचल कहें तो इस हफ्ते दिखाई दी। आपको याद होगा अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 4G की रेस्टोरेशन की बात की, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात की और उसी के फौरन बाद रियासत के LG से मंसूब एक बयान भी सामने आया जिसमें बताया गया कि 4G की रेस्टोरेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हो सकता है, लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन की भी बात कुछ हल्कों से चलनी शुरू हुई
और ये भी बताया जाने लगा कि 15 अगस्त को जब वजीर आजम राजपथ पे अपनी तकरीर कौम के नाम खताब करेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर में की स्टेटहुड को रेस्टोरेशन का ऐलान भी कर सकते हैं। ये खबरें श्रीनगर में यूं कहें तो आंधी तूफान की तरह चलने लगी और इस पे डिफरेंट क्वार्टर से बयानात आना तो ना शुरू हुए, लेकिन बहसबाजी शुरू हो गई। और फिर आज सुबह सबसे बड़ा पहलवान कहे तो सियासत का उमर अब्दुल्ला भी इस मैदान में सामने आया और उमर अब्दुल्ला ने करीबन 1 साल की बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और आज सुबह उनके हवाले से ये बयान भी मंसूब आया कि जम्मू कश्मीर में वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनका ये बयान आना और सियासी भूचाल कहें बवाल कहें शुरू हो गया। सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ तक यही बहस होने लगी कि क्या उमर अब्दुल्ला यूटी में नहीं तो स्टेट जब रेस्टोर होगी तो उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। कुछ ने इसे सौदाबाजी कहा, कुछ ने इसे कहा कि पुरानी तनख्वाह पे काम करना मान गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसी बयानबाजी में कई तरह के सवाल जब सामने आए तो फारूक अब्दुल्ला खुद अपने फर्जंद यानी उमर अब्दुल्ला को बचाने के मैदान में कूद पड़े और फौरन फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया, कुछ मीडिया क्वार्टर से बात की और उसमें यह भी बताया कि गुटका डिक्लेरेशन पे वो कारबंद है और जब तक न पिछला टैक्स जो है स्टेट का था, रियासत का था, जब तक न वो बहाल किया जा सकता है तब तक वो इंतखाबी मैदान में नहीं आएंगे। और ये सारा बयान आने के साथ ही अलग अलग तरीके से दोनों खबरों को दोनों जो पहलू उनको लोग लेने लगे। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई, गली नुक्कड़ पे जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हर कोई पूछने लगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या 1996 वाला फिर हाल होगा या उससे पहले जो अकार्ड में उस पे बात हुई है, क्या कोई नया अकार्ड हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, हर कोई पूछने लगा। लेकिन इसी दौरान ही श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला कमान की मीटिंग और शेख मुस्तफा कमाल जो फारूक अब्दुल्ला के बरादर हैं उनकी सरबराही में ये मीटिंग श्रीनगर के नवाज सुबह कम्प्लेक्स में हुई और इसी मुद्दे पर गौर खोज किया जाने लगा। और उसके बाद मुस्तफा कमाल ने मीडिया से भी बात की और वही बताया जो लगभग फारूक अब्दुल्ला का बयान था। और फारूक अब्दुल्ला किसी बयान के तनाजुर में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये सब कुछ जो मीडिया लोगों में बहस छिड़ी है इस पे कितनी हकीकत आपको नजर आ रही है, कितना उसमें हो सकता है, तो उनका यही कहना था कि आप मेरे मुंह में बात नहीं डाल सकते हैं। जो कुछ बयान फारूक अब्दुल्ला के लगभग उसी तरह का बयान है। लेकिन इस पे दूसरी जमातों का रिएक्शन आना शुरू हुआ। पीडीपी से जब बात की गई तो पीडीपी का यही कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही पूछा जा सकता है कि वो किस तनाजुर में और किस हाल में रहेंगे। ताहम पीडीपी ने यह साफ किया कि उनकी पार्टी सरबराह का भी ये बताना है कि कोई भी वो किसी भी इंतखाबी प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक न जम्मू कश्मीर की अपनी पोजीशन जो है बकौल उनके 6 अगस्त से पहले 5 अगस्त से पहले की पोजीशन जो है वो रेस्टोर नहीं की जाती है, तब तक वो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। लेकिन यहाँ पे सियासी जमातों में बीजेपी भी है और बीजेपी ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी की। श्रीनगर में हिना भट्ट ने भी बयान किया और हिना भट्ट के बारे में बताते चले बीजेपी की तेज लीडर मानी जाती है, खवातीन विंग से है और उनके बयान के बाद भी बातें होने लगी। लेकिन पहले हम दिखाते क्योंकि इस पे बहुत से लोगों का रिएक्शन आया है। हिना भट्ट श्रीनगर से दिया, जो बीजेपी के अशोक कोल है उन्होंने भी जम्मू से दिया और दिल्ली में भी बीजेपी के लीडरान ने इस पे बयान दिया। गोपाल अग्रवाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिल्ली में, उनका भी इस पे स्टेटमेंट आया और उसके साथ साथ डी राजा जो सीपीआईएम के लीडर है और लगभग वो कहीं न कहीं फारूक अब्दुल्ला के करीब माने भी जाते, उनका भी बयान आया। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते, अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि हिना भट्ट जो बीजेपी की कश्मीर में लीडर है उनका क्या स्टेटमेंट आया और उसके साथ साथ हम बताएंगे गोपाल अग्रवाल का क्या आया और इसके साथ साथ डी राजा जिनका बयान जो है लगभग कहीं न कहीं फारूक अब्दुल्ला की हिमायत में था। ये बयान ना दिखाते कि ये सेंटर का डिसीजन होगा कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। अच्छी बात है स्टेटहुड वापस दिया जाए, स्टेटहुड में ही इलेक्शन हो अंडर प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन जरूरत है यहाँ पे, कोई नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता, ये उनका जाती एक डिसीजन होगा। किस कारण से वो नहीं लड़ना चाहते वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, पर इलेक्शन होंगे स्टेटहुड में या स्टेटहुड के बाहर तो बीजेपी कंटेस्ट करेगी। संविधान ने कहा था कि 370 धारा धीरे धीरे अपने आप ही खत्म कर दी जाएगी और वह संविधान पार्लियामेंट में यह कई बार आ चुकी बात कि 370 को खत्म करना है। तो इसमें यह जो बात कर रहे हैं यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वह जनता के सामने किस मुंह से लेके जाएंगे, देश के सामने किस मुंह से जाएंगे, यह उनकी चिंता की बात है। अदरवाइज उनका ना पॉलिटिकल वजूद वहाँ रहा है ना सपोर्ट। Definitely, as a party, our party opposed
the abrogation of Article 370, abrogation of Article 35. Why should they do? But keeping their agenda, the RSS agenda, the BJP government did all those things. Now 1 year almost has passed, and Mr. Prime Minister made certain commitment at appropriate time. Statehood for Jammu and Kashmir will be revived. That's what Omar Abdullah is questioning. What happens to your promises? In the past also he made such promises. Finally, Jammu and Kashmir has lost its statehood. The people have lost their freedoms. And now Ms. Omar Abdullah has stated he will not contest assembly elections till the abrogation of Article 370 is repealed and people get statehood. One has to wait what the center is going to say about, because Omar Abdullah is former Chief Minister of Jammu and Kashmir. He is a leader of a party, and what is the response from the Union government when Omar Abdullah makes such a statement? We want to ask Mr. Amit Shah, the Home Minister, what is his answer? What is his response? This is what people should ask. चलिए, ये बात तो होगी जम्मू कश्मीर की सियासत की, और इस पर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जहां पर वादी कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे आज इस तरीके से पेश किया गया कि मौजूदा हालात में जहां पहले ही सरकार की तरफ से रियासत का दर्जा बहाल करने की या खुद ऐवान के अंदर वजीर दाखिला की तरफ से यह बात कही गई थी, वादा किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक उस पर अब वापस कहीं ना कहीं अंदाजा उमर अब्दुल्ला को भी हुआ है, जिसके बाद वो पब्लिक में आने को बेताब है, लेकिन उन पर इल्जामात भी और कई सवाल भी उठाए। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर सीपीआईएम की करें तो डी राजा यहां पर उनके बयान की और उनका जो इस वक्त नुक्ता नजर है उसका जरूर कहीं ना कहीं साथ देते, उनकी हिमायत करते नजर आए। ये बात एक तरफ। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 की, क्योंकि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वायरस ने कहर बरपाया हुआ है, और आज डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो पहले आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त बड़ी खबर ये बताते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में करीब 7 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और इस बीच 1,65,00,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान भी तीसरे नंबर पर उन ममालिक की फहरिस्त में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस एक दिन में सामने आने लगे हैं, और इस वक्त पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान करीब 55,000 केसेस यानी 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी 18,000 के पार कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। वहीं वायरस से अब तक 320 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान अब तक गंवाई है, जो पहले ही डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और उसके बाद कोविड-19 का शिकार हुए और इस दुनिया फानी से चले गए। आज भी जम्मू कश्मीर में 470 नए केसेस सामने आए। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे से इन मामलों में एक बड़ी तादाद सामने आई है, जम्मू खित्ते से, जहां पर कई अजला से आज कोविड-19 पॉजिटिव केसेस सामने पाए गए। और इस बीच 50,000 केसेस एक दिन में, WHO का जो अंदाजा था, WHO के डायरेक्टर ने जो कहा था चंद रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस अंदाजे के मुताबिक वो बात आज सही निकली, वो अंदाजा सही निकला। और अमेरिका के अंदर 65,000, ब्राजील के अंदर 56,000 और भारत तीसरे नंबर पर, जहां पर 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और शाम होते होते 55,000 से ज्यादा ये तादाद पहुंच गई। यानी 24 से 36 घंटों की सूरत हाल अगर देखें तो 29 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुसलसल ये तादाद बढ़ रही है। और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी 18,000 के पार अब तक कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद पहुंची, जबकि 320 से ज्यादा अमवात अब तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिनमें 200 से ज्यादा सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर अब तक हो चुकी हैं। 470 नए मामले आए हैं। आपको दोबारा सनम एजाज के पास लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एम वली, जो खास तौर से पेंडेमिक पर काम कर रहे, मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं, एम्स से लेकर दीगर तमाम बड़े सफदरजंग के बड़े अस्पतालों तक उनकी नजर है। और इस वक्त जो वैक्सीन तैयार हो रही है, रिसर्च हो रही है, उस सब पर उनकी नजर है। लेकिन एक बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया है, और बात उन्होंने आज टेस्टिंग के हवाले से भी की कि जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से 50,000 केसेस भी कुछ नहीं है, और साथ ही साथ जो टेस्टिंग हो रही है वो अब ऐसा लग रहा है डॉक्टर वली के मुताबिक कि बेमाने अब ये टेस्टिंग भी हो रही है। क्या कुछ उन्होंने मजीद कहा वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको वापस श्रीनगर स्टूडियो लिए चलते हैं। हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हालत है। तो हम एज ए होल ऑल ओवर इंडिया की पिक्चर नहीं डिस्क्राइब कर सकेंगे कभी भी,
क्योंकि जो दिल्ली के नतीजे हैं वो बिहार में नहीं है, जो धारावी के नतीजे हैं वो बाकी महाराष्ट्र में और मुंबई में नहीं है। तो इसका जो पैटर्न है ये एक अजीबोगरीब पैटर्न है, जहाँ जहाँ लोग इम्यूनिटी हो गई है लोगों को, या जहाँ लोगों का संक्रमण हो चुका है वहाँ ये कम हो रहा है। और कुछ नई जगह जैसे त्रिपुरा में सडनली देखिए, त्रिपुरा में 28 केस, और गुजरात में पैटर्न बदल दिया इसने, मेल्स ज़्यादा होते थे अब तक और गुजरात में फीमेल्स, ये 4 दिन पहले की स्टोरी है। और अब देखिए बिहार में, और मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ जो सीन, जो दृश्य